फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडी एकेडमी। आप लोग सभी का ग्रेट डायरेक्शन एकेडमी में स्वागत है। तो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कि अभी जो मैं करेंट अफेयर और जीके जीएस का जो मैं पॉइंटर्स कवर कर रहा हूँ, जो मैं आपको टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, जो सारी वो किस किस एग्ज़ाम के लिए, तो मैंने आपको पहले भी शायद बता रखा होगा कि जो हमारे जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या जितने भी अदर जो एग्ज़ाम हैं जिसमें चाहे जैसे सीयूटी हो गया या अदर एग्ज़ाम जिसमें जनरल एप्टीट्यूड आता है, वो सारे के लिए इक्वल होता है, कोई अलग वेटेज नहीं होता है। बस वही है, किसी को क्वेश्चन को उलट कर पलट कर दे देता है, बट सारे का जनरल एप्टीट्यूड हम लोग जो पढ़ते हैं वो सारे के लिए इक्वल है। चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम को देख लो या सीयूटी का पेपर है, कोई भी जहाँ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आते हैं वो सारे के लिए रहते हैं इक्वल। तो आज हम लोग 26 मार्च वाले करेंट अफेयर को करेंगे कंप्लीट। चलिए, तो बिना समय गंवाए हुए 26 मार्च वाले जो करेंट अफेयर है उसको करते हैं कंप्लीट। चलिए, लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। चलिए, करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है 26 मार्च का। तो मैं 26 मार्च का जो बोरा पढ़ा रहा, तो 25 मार्च की जितने सारी जो घटनाएं हो रखी हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। याद रखिएगा 25 मार्च। तो ये फर्स्ट प्रश्न है जो आप देख पा रहे हो। भारत ने पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप को किसने जीता? पुरुष और महिला का जो विश्व कप हुआ था, वर्ल्ड कप, उसका खिताब किसने जीता है? तो आप जल्दी से इसका, अगर जानते हो तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। कौन सा? न्यूजीलैंड ने जीता है या फ्रांस ने जीता है, भारत ने या ईरान ने? तो जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है। कैसे जीता है, क्या जीता है? चलिए आइए इसके पीछे की हिस्ट्री को जानते हैं और भी बातें समझते हैं इससे रिलेटेड, कैसे उन्होंने इस खिताब को जीता है। तो आप लोग देख सकते, देखो, भारत ने इंग्लैंड के वाइलियर हेप्टन में आयोजित, जो वाइलियर हेप्टन है इंग्लैंड का स्थान है, वाइलियर हेप्टन, उसी जगह में जो आयोजित गेम हुआ था विश्व का जो क्या हुआ था, बैडमिंटन, उन्होंने, सॉरी बैडमिंटन कह रहा हूँ, कबड्डी जो हुआ था, क्या उन्होंने जीत रखा? कौन? हमारे फीमेल और मेल दोनों पार्टनर ने जीता है। दोनों पार्टनर अपना कब्जा बनाने की जीत रखा है। और मैं ये बता देता हूँ कि जैसे हम लोग कबड्डी खेलते हैं या कोई खेलते हैं तो उसके पॉइंट में भी होते हैं कि इतने मार्क्स पे आपके ये पॉइंट हुए हैं, इतने आवर्स, मतलब जितने बार आप किसी टीम को हरा रहे हो, जितने बार इसको कर रहे हो, तो उसमें पॉइंट होते हैं। ऐसे कितनी पॉइंट से उन्होंने हराए, तो 44 से लेके 41 से हराया है, ठीक ना। 44 से 41 के बीच में उन्होंने हराया है। कौन? हमारे पुरुष वाले टीम ने फाइनल मैच में घरेलू टीम किसको? इंग्लैंड को हराया है। आर यू गेटिंग पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही? चलिए और भी इसके बारे में आगे जानते हैं। तो ये आपके सामने आगे देखिए कि भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को कितने, पुरुष में कितने, 44 से 41 से हराया पॉइंट से। अब महिला ने कितने थे, 57 से लेकर 34 के स्कोर से हराया है। बात समझ में आ रही? देखो, ये 57 से 34, इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड का 34 बना और हमारी जो इंडियन टीम ने उन्होंने कितने बनाया, 57 बनाया। वैसे ही हमारे जो पुरुष वाले फीमेल पुरुष वाले जो पार्टनर थे मेल, जो उन्होंने कितने बनाए, तो उन्होंने हमारे 44 बनाए, जबकि हमारे इंग्लैंड कितने बने थे, 41 बने थे। ऐसे आप समझिए, बात समझ में आ रहा होगा ना। आर यू गेटिंग पॉइंट, है ना। तो क्या कहता है, कबड्डी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते? तो अब आप जानते हो, आपको बताया गया होगा या आपको मैंने ही पहले बताया था, ये जितने सारे खेल में कितनी कितनी टीम होती है। तो कबड्डी में कितने होते हैं? 7 होते हैं हमारे, ठीक है। और के साथ ही 5 रिजर्व खिलाड़ी भी होते हैं, और 5 मतलब पीछे वैकेंट में भी होते हैं, रिजर्व जिसको बोलते हैं, या 2 हमारे आगे रहते हैं। मतलब कहने का मतलब, रिजर्व में अगर कोई किसी को चोट लग जाए, वो हो जाए, तो दोबारा वो रिजर्व में भी जा सकते हैं, ये कहने का मतलब है, ठीक ना। समझ रहे बात को? वो भी जा सकते हैं। कबड्डी का खेल 40 मिनट का होता है। आज कबड्डी का खेल कितने मिनट का होता है? 40 मिनट का होता है। गेटिंग? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मैं करेंट अफेयर का सिर्फ नाम से जो पढ़ा रहा हूँ, तो करेंट अफेयर नहीं, बल्कि इसके रिलेटेड आपको जीके जीएस के जितने भी नॉलेज है वो भी कंप्लीट होते हैं। तो आप ध्यान रखकर ऐसे, मतलब आप सोच कर पढ़ो कि मेरा जीके जीएस का भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, क्योंकि उसी से रिगार्डिंग तो बनते हैं वो जीके जीएस का क्वेश्चन। तो ऐसे भी रख कर पढ़ा करो, ठीक है। चलिए, तो आगे देखते हैं कि जो हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, इसमें जितने भी खेल हैं, इम्पोर्टेंस जो
रेगुलर बेसिस पे चलते हैं उनमें कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, तो एक बार आपको मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। चलिए जल्दी से देखिएगा। तो जैसे क्रिकेट में 11 और कर्लिंग में 4, फुटबॉल में 11 और फुटसल में 5, हॉकी में 11, आपकी हॉकी 5S में 5 खिलाड़ी होते हैं। और देख सकते हो आप हॉकी 5 में क्या बोला, 5 खिलाड़ी होते हैं। और आइस हॉकी में भी 6 खिलाड़ी होते हैं। और बास्केटबॉल में कितने, 5 खिलाड़ी। और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी। ये सारी गेम से रिलेटेड किसकी खिलाड़ियों की संख्या आपको याद रखना होगा। गेटिंग ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए और भी है, इसको आप देख सकते हो। अब देखिए क्या है, रग्बी फुटबॉल में कितने, 15, पोलो में 4 और वाटर पोलो में कितने, 7 प्लेयर्स, वॉलीबॉल में कितने, 6 प्लेयर, बीच वॉलीबॉल में 2 प्लेयर्स एंड लाक्रोस में 10 और हैंडबॉल में 7 एंड खो खो में 9 और सोपक टकराव में 3। ये जितने सारे गेम्स हैं इसके सारे खिलाड़ी हैं, कितने कितने खिलाड़ी इसमें खेलते हैं टीम में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आज के करंट अफेयर का आपका अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है किस राज्य की विधानसभा के रजत जयंती समारोह में शामिल हुई। किस विधानसभा की रजत जयंती जो समारोह हुआ था उसमें शामिल हुई थी। तो आप बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हमारी जो द्रौपदी मुर्मू कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू हमारी है राष्ट्रपति। इंडिया की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो कहाँ शामिल हुई थी, तो हमारी छत्तीसगढ़ में शामिल हुई थी विधानसभा के। अब इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, क्या है, आप ये भी जान सकते। चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं पीछे की इसकी हिस्ट्री को। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ विधानसभा की रजत जयंती समारोह में हिस्सा लिया था। किसमें, रजत जयंती में, जैसे मैंने बताया इसमें हिस्सा लिया था। अब छत्तीसगढ़ विधानसभा की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 2000 को हुई थी। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की जो राज्यसभा है, हमारी राज्यसभा कितने सदस्य, उसमें क्या हुए थे, स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्यसभा में गठन के साथ हुई थी, याद दीजिए, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। आगे कर बढ़ते हैं। अब छत्तीसगढ़ के बारे में, शासन के बारे में कुछ जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 14 दिसंबर 2000 को हुई थी। 14 दिसंबर कितने को, 2000 को हुई थी, ठीक है, पहली बैठक। और 14 दिसंबर को विधानसभा की स्थापना दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। याद रखिएगा, जो मैं बात अभी बता रहा हूँ आपको, कितने तारीख को, तो 14 दिसंबर को ही विधानसभा के रूप में क्या मनाया जाता है, स्थापना दिवस के रूप में। कितने, 14 दिसंबर को, है ना। कहाँ, छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ। आई होप मेरी बात आप लोग समझ रहे हो। और मैं क्या बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में कितने सदस्य हैं, उनके सदस्यों की संख्या कितने हैं, मेंबर्स कितने हैं, तो 90 है, ठीक है, 90 सदस्य हैं। गेटिंग है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर हो रहा होगा क्या क्या है। वो वर्तमान में जो हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, रमन सिंह है। यही है हमारे रमन सिंह, जो आप इनके पिक्चर देख रहे हो ना, यही हमारे रमन सिंह है अभी प्रेजेंट टाइम में। गेटिंग। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद में आर्टिकल 168 में राज्य में विधानमंडल का प्रधान ना करता है। मतलब विधानमंडल के बारे में जो है ना, प्रावधान करता है कौन,
आर्टिकल कौन से में? तो 168 में। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले खबर को कवर करेंगे। देखिए ये क्या है कि हमारे आर्टिकल 169 के अनुसार किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? किस राज्य में किया गया है? 169 में विधान परिषद का गठन किस राज्य में किया गया है? कहने का मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आर्टिकल जो हमारा है ना, आर्टिकल 169 के अनुसार वो कहना ये चाह रहे हैं, आर्टिकल 169 ये कह रहे हैं कि जो विधान परिषद का जो गठन है वो हम किसी भी राज्य में कर सकते हैं। 160 के अनुसार किसी भी राज्य में, भारत की हमारी जितने भी जो स्टेट हैं किसी भी राज्य विधान परिषद का गठन कर सकते हैं आर्टिकल 169 के अनुसार। गेटिंग है ना? और क्या बताया जा रहा है कि संविधान का अनुच्छेद जो हमारे मतलब आर्टिकल 171 के अनुसार जो है उसके अनुसार किसी राज्य में विधान सभा अलावा एक विधान परिषद के गठन का भी विकल्प क्या मिला है? प्रस्तुत है। वो भी विकल्प भी प्रदान किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया किस राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकते हैं 169, तब वो 171 के अनुसार भी आप किसी भी राज्य में विधान सभा के अलावा विधान परिषद का भी एक गठन विकल्प के रूप में प्रदान कर सकते हैं। ये हमारे आर्टिकल में प्रावधान दिया गया है, इसके अनुसार कर सकते हैं हम। तो आगे बढ़ेंगे, अगले खबर को करेंगे कवर। चलिए तो आप लोग कि विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने टाइम तक होता है? जैसे आप सब जानते हो हमारे जो विधानसभा है यानी कि उसकी कार्यकाल कितने टाइम तक होती है? तो उसकी कार्यकाल 5 ईयर तक होती है, 5 साल तक होती है। और विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने? देखो विधानसभा अलग है और विधान परिषद अलग है, ठीक ना? तो दोनों के कार्यकाल भी अलग रहेंगे। उसके कितने होते हैं? 6 साल होते हैं। ठीक है, गेटिंग। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगले खबर को करते हैं कवर। चलिए अब कुछ आज की नॉलेज फैक्ट्री में देख लेते हैं क्या क्या है। आज का नॉलेज फैक्ट्री में हम लोग को क्या क्या ज्ञान मिलेगा, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे आज की नॉलेज फैक्ट्री है, नदियों से संबंधित है, ठीक ना? नदी से रिलेटेड है, आइए इसके बारे में जानते हैं। नदी से रिलेटेड आज की हमारी जो नॉलेज फैक्ट्री में मिलने वाले हैं। क्या कह रहे कि गंगा जो है ना, हमारी गंगा नदी, वो सहायक नदियाँ जैसे में यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी हो गया है ना, उसको मैं हटाता हूँ, कोसी नदी, जैसे कोसी और महानंदा, सोन, ये जो हमारी है क्या, गंगोत्री के नाम से भी जानी जाती है और भारत की सबसे बड़ी नदी है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी गंगा है वो कितनी नदियों का गंगा नदी की कितने सहायक नदी, मतलब उससे कितने रिलेटेड है, उससे कितनी नदी क्या है, जुड़े हुए हैं। सहायक कहने का मतलब उससे रिलेटेड, उससे जुड़े हुए, जैसे सहायक, सहायता, ये वर्ड से आप समझ रहे हो कि उससे रिलेटेड है। गंगा हमारी कितनी नदी से सहायक है? तो ये सारी नदी से सहायक है गंगा नदी, याद रखिए, ठीक ना? और जो गंगा की जो कुल डिस्टेंस है वो कितनी है? तो आप लोग देख सकते हो गंगा की जो कुल डिस्टेंस है, मैंने लिख रखा है 2525 किलोमीटर तक वो क्या हुई, फैली हुई है, ठीक ना? अब यमुना की बात कर लेते हैं। तो यमुना की जो सहायक नदी है वो मुख्य रूप से कितने हैं? तो मुख्य रूप से आप देखो चंबल है, बेतवा है, केन है, टोंसा है और हिंडन है, 5 है ना? और सिंधु की सहायक नदियाँ क्या क्या है? सतलज है, ब्यास है, रावी है, चेनवा और झेलम, ये सारी हमारे सहायक नदी हैं जिस मैंने आपको बताया। और देखते हैं आगे, आज फिर अगले बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को करेंगे कवर। क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF बोला जाता है, IMF, ठीक ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो मॉनेटरी फंड है ना, उसको IMF का फुल फॉर्म हो गया, के अनुसार किस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था ना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
बन जाएगी। इस बार की बात बोली जा रही है कि जो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमिक है वो लाइव मतलब वर्ल्ड का 4th स्थान पर हमारी इकोनॉमिक्स कंडीशन आ सकती है, मतलब IMF बन सकती है। किस वर्ष बन सकती है? तो 2007, 2026, 25 या 30, जैसे बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। जानते हो तो कब बन सकती है ये? तो कब बन सकती है? ये बन सकती है 2000 कितने में? 25 में। मतलब इस वर्ष हमारी जो है दुनिया का चौथा, बोलो तो 4th, ठीक ना, क्या बन जाएगा? IMF बन जाएगा, ठीक ना। इकोनॉमिक कंडीशन में हमारा भारत चौथा स्थान पर आने वाला है वर्ल्ड का, ठीक ना। आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग और इसके पीछे की खबर करेंगे कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, इसके पीछे क्या माजरा है। चलिए आइए जानते हैं। देखिए तो क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको मैंने अभी बताया, IMF के अनुसार भारतीय जो हमारे अर्थव्यवस्था में कितने स्थान पे? तो 2025 में जापान को पीछे छोड़ देगा। जापान की जो अर्थव्यवस्था है उससे भी आगे निकल जाएगा हमारा भारत, ठीक ना, कि चौथी स्थान हासिल कर लेगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया। देखिए आगे कहते हैं भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो है, जिसको GDP बोलते हैं, ठीक ना। GDP यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारे मोदी सरकार ने चलाया है, जो घर में उत्पाद को बनाने के लिए बढ़ावा देने के लिए उसको, ठीक ना। क्या 2015 में उन्होंने जब शुरू किया था तो उसकी क्या थी? 2.1 ट्रिलियन डॉलर, 2.1 ट्रिलियन डॉलर से दुगनी होकर अब 2025 तक कितनी पहुंच चुकी है? 2.3 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। इसके लिए हमारी इकोनॉमिक रेट क्या होगी? बड़ी हमारी इंडिया की, राइट है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत जो हमारे हैं इंडिया में वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी हमारी 5वीं है, बट अभी क्या होगा, मैंने जैसे अभी अभी आपको बताया, उसको भी पीछे छोड़ दिया है। किसको? जापान को पीछे छोड़ने वाला हमारा है कौन? इंडिया। अब जान लेते हैं कुछ IMF के बारे में। IMF क्या है, ये कब इसकी स्थापना हुई थी, किसमें किसने सदस्य हैं। तो जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, देखो अब ऐसे डेली आप क्लास लगाया करो करंट अफेयर का, GK GS, तो आपकी जो GK GS की नॉलेज वो भी इम्प्रूव होती रहेगी, ठीक ना। क्या करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी? IMF की, राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं, तो इसके 1944 में, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य इसके कितने हैं? तो 189 देश में शामिल हैं कि 189 कंट्रीज क्या हैं, इंक्लूड है इसमें। और मुख्यालय जो इसका है कहाँ है? मुख्यालय अमेरिका में है। अमेरिका की किस जगह पर है? तो वाशिंगटन DC में है। और इसका प्रबंधन निर्देशक कहाँ है? तो वो है क्रिस्टालियन जॉर्जिया में है, ठीक ना, क्रिस्टालिना जॉर्जिया में है, ठीक। आगे की ओर बढ़ेंगे। आपके सामने करेंट अफेयर का अगला क्वेश्चन कहते हैं कि भू प्रशासन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? हमारे जो भू प्रशासन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? चलिए इसका जल्दी से आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या कहते हैं? गुरुग्राम में किया गया है। गुरुग्राम में इसका जो है ना स्थापना किया गया है, गुरुग्राम में, करें। चलिए तो और इसके पीछे की खबर को समझते हैं। गुरुग्राम में किया गया है ना। देखते हैं इसके पीछे की। देख सकते हो आप लोग 20 मार्च से 29 मार्च 2025 तक गुरुग्राम, जो गांव पड़ता है हरियाणा में पड़ता है, ठीक ना, में 6 दिसंबर भू प्रशासन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। कब हो रहा है? तो 24 से लेकर 29 तक, मतलब अभी चल ही रहा है। आज क्या है? आज 29 है, तो आज तक ये हमारा रहेगा। ये किसका? भू प्रशासन
अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का। ठीक है, स्टार्टिंग कब हुआ था? 24 से हुआ था। और इसका जो कार्यशाला है, इसकी कार्यशाला में कौन कौन है? तो अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के 22 जो है ना शामिल हो रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में 22 जितने सारे जो हैं कंट्री वो शामिल हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। आगे की और इसकी खबर को कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, कहता है कि भू प्रशासन है क्या? ये भू प्रशासन क्या है? लैंड मैनेजमेंट सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक ना, लैंड मैनेजमेंट सिस्टम। कहता है कि भूमि से जुड़े सभी कार्यों का प्रबंधन और संचालन। क्या कहते हैं? मतलब हमारी अर्थ से रिलेटेड जितने सारे जो काम हैं, जैसे में क्या क्या हो जाएंगे, जिसमें भूमि रिकॉर्ड रखना, जैसे में भूमि के उपयोग का विभिन्न यानी कि विनिमय, भूमि सुधार और भूमि विवादों का क्या निपटारा, मतलब निपटारा शामिल इसमें हो सकते हैं। भूमि से रिलेटेड जितने सारे जो अर्ध रिकॉर्ड हम लोग रख रहे हैं, विनिमय का, लेन देन का, उसकी भूमि सुधार का, और कुछ हमारे जो नहीं होते झगड़े वगैरह, उसके भी इससे रिलेटेड क्या बने रहेंगे। आर यू गेटिंग पॉइंट? ये सारे हमारे किसमें? लैंड मैनेजमेंट सिस्टम में शामिल हो रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड। तो आज के लिए आपके ये होमवर्क भी रहेगा, आप इसको घर से करके लाओगे, यानी कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। जितने सारे हमारे जो सम्मेलन हैं कब कब हुए थे, इसका आंसर बताना है। 2025 में BRICS का सम्मेलन बताना है आपको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। 2024 में BRICS का सम्मेलन कब हुआ था, ये सारी आपको बताना है, ठीक है। तो आगे क्यों बढ़ूँगा। तो आज हम लोग फिर इसके बाद बढ़ते हैं स्टैटिक्स जीके के और कुछ क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तो आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ कि मैं स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन आपको मैं कुछ एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक ना, मैं अगले दिन और एक्सप्लेन करूँगा आपको। मैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चन के साथ इसको रिवीजन करवाने की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय प्रदेश जो है बांग्लादेश की सीमा को संपर्क नहीं करता है? अलग के जो हमारे भारतीय प्रदेश हैं उसको बांग्लादेश की सीमा को संपर्क नहीं कर रहा है, तो हो जाएगा नागालैंड। अभी कैसे करेगा मैं आपको अगले दिन और भी एक्सप्लेन करूँगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ता हूँ। मैंने आगे पढ़ा है तो वहाँ एक्सप्लेन किया है, तो आपको मैं और भी कर दूँगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। कहता है किसके शासनकाल में गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दी गई थी? किसके शासनकाल में? तो हमारे जहांगीरवा थे, उनके शासनकाल में हमारे गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई थी, ठीक है। आगे की हिस्ट्री को मैं आपको कवर करूँगा नेक्स्ट डे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। फिर भी आप लोग एक रिवीजन लेके चलते जाओ। जैसे तंजानिया की राजधानी जो है, तंजानिया की राजधानी क्या है? तो तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा है ना, डोडोमा है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक द्वीपों वाले देश के लिए जाना जाता है, कौन सा देश जाना जाता है? जल्दी से इसको बताइएगा। तो इंडोनेशिया है, ठीक ना। इंडोनेशिया में कितनी जो है फैली हुई है? तो 18,307 किलोमीटर वो फैली हुई है इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा मतलब उसके सबसे ज़्यादा द्वीप वहाँ है प्रेजेंट है। और कहाँ का वो उसकी राजधानी कहाँ है? तो अफ्रीका है। अरे एक मिनट, सॉरी, जमतिया है, जकतिया शायद। मैं आपको अगले दिन इसको बताऊंगा, ठीक ना, अच्छी तरह। प्रश्न आप देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला पूर्व घाट तथा दक्षिणी घाट का मिलन बिंदु है? कौन सी पर्वतमाला है? तो आप नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है, ठीक है। आगे देखिए, कहते हैं कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। कहाँ है? सियोल। और भी जान लीजिए आप, ब्राज़ील की राजधानी चीन है, हनोई की राजधानी वियतनाम है, और एरोंग 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 पत्यांग की राजधानी क्या है? उभर, जिसको बोलते हैं, कोरिया है।
उबर कोरिया, उत्तर कोरिया है, सॉरी उत्तर कोरिया है। हमने अगला प्रश्न है, हॉलमार्क का संबंध क्या है? तो हॉलमार्क तो आप जानते हैं, हॉलमार्क किसमें लगता है? जो हमारे गोल्ड को शुद्धता के लिए, गोल्ड प्योरिटी के लिए, ठीक ना। आगे देखिए, कहता है कि नीति आयोजन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नीति आयोजन का मुख्यालय जो है हमारी नई दिल्ली में स्थित है। उत्तक की अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक ना, जिसको औत्की कहते हैं, जानते हो। और कोशिका विज्ञान के अध्ययन को, मतलब कोशिका साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। और ऑस्ट्रोलॉजी तो अस्थियों के अध्ययन को कहते हैं, हड्डियों के अध्ययन को। और मायोलॉजी तो मांसपेशी के अध्ययन को कहते हैं, ठीक ना। याद रखिए सारी चीज़ें। देखिए, रेशम की कीड़े पालने को क्या कहते हैं? तो रेशम के कीड़े को हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर कहते हैं। और एपीकल्चर किसको कहते हैं? मधुमक्खी पालन को कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं? तो बागवानी कृषि को कहते हैं। और पीसी कल्चर किसको कहते हैं? तो हमारे मत्स्य पालन को कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, माचिस की तिलिया में होता है, क्या होता है माचिस तिलिया में, जिस कारण माचिस क्या होती है, जलती है? तो फास्फोरस होता है, ठीक है ना। फास्फोरस उसमें उसकी जो मसाला कह सकते हैं, ठीक ना, उसमें जो लगाया जाता है ना, वो क्या फास्फोरस रहती है, जिस कारण वो घर्षण होकर क्या होती है, जलना स्टार्ट करती है फास्फोरस। आगे देखिएगा, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक थे, कौन थे विश्व स्तर पर? तो नरमन, जो हमारे अर्नेटल क्या बोरलोंग थे, अर्लेस्टर बोरलोंग, नर्मद इर्नेस्ट बोरलोंग थे विश्व स्तर पर, ठीक ना। हमारे भारत के स्तर पर कौन थे हरित क्रांति के जनक? तो भारत स्तर पर हमारे MS स्वामीनाथन थे, याद रखिएगा। अगर वर्ल्ड स्तर पर कहा जाए तो नरमन, ठीक ना, हमारे नरमन जी थे एस्टर बॉलर। और हमारे इंडिया के स्तर पर कहा जाए, इंडिया के स्तर पर क्या? MS स्वामीनाथन, गेटिंग है ना। आगे देखिएगा, केंद्रीय चावल, जो हमारे केंद्रीय चावल अनुसंधान संसाधन का कहाँ स्थित है? मतलब इसका कहाँ स्थित है, सॉरी, सेंट्रल राइस रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो हमारा वो कहाँ है? कटक में है। कटक, कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा, है ना, उड़िया। कहता है कि और भी देख लीजिएगा, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो हमारी है, जैसे केंद्रीय मैंने बताया तो हमारे इंडिया लेवल पे हो गई। अंतर्राष्ट्रीय की बात किया जाए तो मनीला, मतलब जहाँ फिलीपींस में पड़ता है, ठीक ना, मनीला में क्या अंतर्राष्ट्रीय चावल उत्पादन केंद्र। अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से देशों में बताइए रेंड किसकी मुद्रा है? किस रेंड की बात कर रहा हूँ, तो रेंड किसकी है? दक्षिण अफ्रीका की है। और नॉर्वे कॉर्न की है, याद रखिएगा, है ना। समझ में आ रहा होगा बचवा मैं क्या बता रहा हूँ। आगे देखिएगा, कहता है कि कर्बजिटी वाइटिस मुख्य रूप से संबंधित एक क्या है? संसाक्रम है, ठीक ना। कहाँ है? तो हमारी आँख का है। संक्रमण हमारी मतलब जो इन्फेक्शन है वो किससे रिलेटेड है? कौन मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो मैं बात कर रहा हूँ कॉन्जुगेटिव्स जो हमारी है कॉन्जुगेटिव्स जो है ना, कॉन्जुगेटिव्स मुख्य रूप से किससे संबंधित है? किससे इन्फेक्शन होता है? तो आँख का इन्फेक्शन होता है, याद रखिएगा। अब कुछ आप लोग के लिए आज के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में है, तो आप लोग स्वीकार कीजिएगा। ये कुछ होमवर्क्स हैं जो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देश जो हमारे भूटान की राजधानी का क्या नाम है? बिल्कुल सिंपल है, 2011 की
जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक था। ये सारी चीज़ पता करके रखिएगा आप, बहुत मतलब काम देगा जितना चीज़ को पता करोगे, ठीक है। तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। जो भी दिक्कत हुई है सेशन में प्लीज़ उसको इग्नोर करते हुए आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं हर सेशन में ठीक करने का और भी प्रयास करूँगा, बस बने रहें आप लोग कंटिन्यू। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। टेक केयर, बाय, हैप्पी लर्निंग।